हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस फैमिली ऑफ सक्सेस क्लास 22। दोस्तों, आज हम लोग भारत के प्रमुख गणितज्ञ के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी जो रचना होती है यानी ग्रंथ, उनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 18 गणितज्ञ लिए हैं। हर एक के बारे में दोस्तों समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा दोस्तों पहला गणितज्ञ है महर्षि याज्ञवल्क्य। यही है दोस्तों महर्षि याज्ञवल्क्य, ध्यान से देख लीजिए इसका फोटो। तो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। भारत के वैदिक काल के एक ऋषि तथा दार्शनिक थे याज्ञवल्क्य। इनको अपने वैदिक काल का दोस्तों सर्वोपरि ज्ञाता माना जाता है। वैदिक काल में यजुर्वेद के ज्ञाता और वेद व्यास के शिष्य थे दोस्तों महर्षि याज्ञवल्क्य। ठीक है, इनके बारे में दोस्तों विवरण जो है हमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण तथा विष्णु पुराण से देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों पुराण की बात आई है तो पुराण से ध्यान रखिएगा, पुराणों की जो कुल संख्या हुआ दोस्तों 18 है। ठीक है, और इनकी जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वह है शतपथ ब्राह्मण की रचना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों एक इसका जो भाग है बृहदकांड उपनिषद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। ठीक है, और दूसरा इसका रचना है शुल्क यजुर्वेद और तीसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति। ये तीनों रचना बताए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला शतपथ ब्राह्मण, दूसरा शुल्क यजुर्वेद और तीसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति। उपनिषद से दोस्तों याद रखिएगा, उपनिषद की जो कुल संख्या वह कितना है 108 है। ठीक है, और अभी मैंने बताया आप लोग को पुराण, तो पुराण की कुल संख्या कितने बताया 18। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थे याज्ञवल्क्य के बारे में कुछ बातें जो ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बोधायन। दोस्तों यही है महर्षि बोधायन। बोधायन को भारत का प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र तथा श्रोता सूत्र के रचयिता थे। दो सूत्र यहाँ पर दिया इन्होंने, शुल्ब सूत्र और स्रोत सूत्र। ठीक है, इसके रचयिता थे बोधायन। दोस्तों ज्यामिति के विषय में प्रामाणिक मानते हुए सारे विश्व आज यूक्लिड की ही ज्यामिति पढ़ाई जाती, मगर यह स्मरण रखना चाहिए कि महान यूनानी ज्यामिति शास्त्री यूक्लिड से पूर्व ही भारत में कई रेखा गणितज्ञ और ज्यामिति महत्वपूर्ण नियमों की खोज कर चुके थे, लेकिन फिर भी यूक्लिड की ही ज्यामिति को मान्यता मिली। ठीक है, उन रेखा गणितज्ञों में दोस्तों भारत में जो है न सर्वोपरि नाम जो आता है वह बोधायन का ही आता है। रेखा गणित या ज्यामिति को उस समय भारत में शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। ठीक है, रेखा गणित यानी ज्यामिति को जो है न भारत में प्राचीन काल में यज्ञ में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यज्ञ कुंडों को बनाने के लिए विभिन्न रेखीय आकृतियों की प्रयोग होता था, इसीलिए दोस्तों रेखा गणितज्ञ का यज्ञ में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए आगे बात करते हैं बोधायन द्वारा प्रतिपादित कुछ प्रमेय। यह है दोस्तों बोधायन द्वारा प्रतिपादित 4 प्रमुख प्रमेय। ठीक है, पहला कह रहा है किसी आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। और दूसरा है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और तीसरा है किसी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। और चौथा और आखिरी प्रमेय है किसी आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज बनता है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये 4 प्रमेय थे बोधायन के बारे में। तो यहाँ पर बोधायन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप लोग समझें। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों ये है भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। ठीक है, यही है दोस्तों आर्यभट्ट का फोटो, ध्यान से देख लीजिए आर्यभट्ट। तो चलिए आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं। गुप्त काल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल जो था वह भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। ठीक है ना, आर्यभट्ट गुप्त शासक विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य जिसे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से ही जानते हैं, उसी के दरबार में रहते थे आर्यभट्ट। ठीक है, इसका जन्म 476 ईसा पूर्व कुसुमपुर में हुआ था।
और इसकी जो मृत्यु है वह 550 ईस्वी में हो गई थी। आर्यभट्ट की जो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है वह है इसकी रचना, ठीक है। आर्यभट्ट की दो महत्वपूर्ण रचनाएं दोस्तों, पहला है आर्यभट्टियम और दूसरा है सूर्य सिद्धांत। ये दोनों रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य का आविष्कार दोस्तों किसने और कब किया, यह आज तक जानकारी छुपी हुई है, लेकिन भारतीय गणितज्ञ वर्षों से दावा करते हैं कि शून्य का आविष्कार भारत में ही किया गया था। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी के मध्य में शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया, ठीक है, और उसके बाद ही यह दुनिया में प्रचलित हुई। लेकिन शून्य के बारे में दोस्तों सही और सटीक जानकारी किसी गणितज्ञ ने नहीं बताई, मतलब इतिहासकारों ने नहीं बताई। लेकिन अमेरिकी के एक गणितज्ञ है दोस्तों, उसका कहना है कि शून्य का आविष्कार भारत ने नहीं किया बल्कि अमेरिकी गणितज्ञ आमिर एक्जेल ने किया। जिसका नाम दोस्तों उसने बताया था आमिर एक्जेल ने किया। और शून्य का जो सबसे पुराना शून्य है वह कंबोडिया में खोजा गया था, ठीक है, आमिर एक्जेल ने किया। मतलब सबका अपना अपने विचार है। शून्य के बारे में लेकर दोस्तों और भी अनेक बातें हैं। अगर दोस्तों मान ले कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने 5वीं शताब्दी में किया, तो हजारों वर्ष पहले यह कैसे पता चला कि रावण के 10 सिर थे, और यह बात कैसे पता चला कि कौरव 100 भाई थे। तो ये भी दोनों पॉइंट बनता है इससे लेकर दोस्तों, शून्य से लेकर। अगला पॉइंट है आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूरज की चारों ओर घूमती है। आर्यभट्ट ही थे ऐसे गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ जो बताया पृथ्वी क्या करती है, सूरज के चारों ओर घूमती यानी चक्कर लगाती है। इन्होंने दोस्तों पाई का मान 4 अंकों तक ज्ञात किया, ठीक है, पाई इक्वल टू 3.416 और 1 बताया। आगे और देखते हैं आर्यभट्ट जी के बारे में। अगला है दोस्तों भारत सरकार ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था, वह आर्यभट्ट जी के ही नाम पर लॉन्च किया गया था। और यह भारत सरकार का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, ठीक है। इसका वजन दोस्तों 360 किलो था और इसका जो मिशन लाइफ था वह 6 मंथ का था। और इसकी जो कीमत पड़ी थी, मतलब कुल खर्च 3 करोड़ के लगभग पड़ी थी। और इसका जो ऑर्बिट लाइफ था वह 17 साल था। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों आर्यभट्ट के बारे में हम लोग ने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे थे उसे देखें। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा दोस्तों अगला गणितज्ञ है वह है वराहमिहिर। वराहमिहिर का दोस्तों यही है, फोटो देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। वराहमिहिर को ईसा की 5वीं से 6वीं शताब्दी का भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे, ठीक है, 5वीं से 6वीं शताब्दी का। इनका जो जन्म है वह दोस्तों 500 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था। और तीसरा पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था। यह भी दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसकी जो प्रमुख रचना है वह है बृहत संहिता, सैद्धांतिका और बृहज्जातक। ये 3 दोस्तों इसकी प्रमुख रचना है, बृहत संहिता, सैद्धांतिका और बृहज्जातक। अगला बात करते हैं इसके बारे में। अयनांश का मान जो है 50.32 सेकेंड के बराबर होता है। यह सर्वप्रथम दोस्तों वराहमिहिर ने ही बताया था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहा था अयनांश के बारे में। चलिए आगे और कुछ पॉइंट देखते हैं। मिहिर द्वारा दोस्तों ये त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र प्रतिपादित किए गए जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, हम सभी पढ़ते आ रहे हैं। और ये sin एक्स का मान, और ये हुआ आपका sin स्क्वायर एक्स, अगर ये आ जाए तो इस साइड तो हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये थे त्रिकोणमिति के प्रतिपादित सूत्र वराहमिहिर द्वारा। तो वराहमिहिर से जो भी यहाँ पर बन रहे थे हम लोगों ने चर्चा किए। चलिए आगे और देखते हैं। अगला हमारा गणितज्ञ है दोस्तों ब्रह्मगुप्त, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। आबू पर्वत तथा लूनी नदी के बीच स्थित है दोस्तों भीनमाल नामक ग्राम। क्या है? भीनमाल नामक ग्राम। उसी के निवासी थे दोस्तों ब्रह्मगुप्त। इनका जो जन्म है वह 598 ईसा पूर्व राजस्थान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में। इन्होंने दोस्तों पाई का मान जो है ना 10 के वर्गमूल के बराबर माना। जैसे पाई का मान आप निकालेंगे तो 8.1415962, और अगर 10 का वर्गमूल हम करेंगे तो ये आता है 3.16
2277 और 60। तो इन्होंने जो पाई का मान है वह 10 के वर्गमूल के बराबर माना। इनकी जो दोस्तों प्रमुख रचना वह है ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत और खंडवादक सिद्धांत। ठीक है, फारसी लेखक तथा विचारक थे दोस्तों अल्बेरुन। ठीक है, अल्बेरुन क्या थे? फारसी लेखक तथा विचारक थे। इन्होंने भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता था अल्बेरुन को। इन्होंने दोस्तों ब्रह्मगुप्त के बारे में कुछ बातें बताई जो कि इनकी जो ग्रंथ थी उससे पता चला। ब्रह्मगुप्त के बारे में और चलिए कुछ पॉइंट देखते हैं। इन्होंने बताया AF जो है ये हमारा ये एफ बराबर है किसके? FD के। इसी पर इन्होंने प्रमेय दिया दोस्तों। इन्होंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज के योगदान दोस्तों से यह काफ़ी विख्यात हुए ब्रह्मगुप्त। इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज के अप्रोक्सीमेट फार्मूला दिए P+R/2 इंटू Q+S/2। ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला हुआ। और एग्जैक्ट फार्मूला इन्होंने बताया √T-2P इंटू T-Q इंटू T-R इंटू T-S। ये जो एग्जैक्ट फार्मूला, जहाँ दोस्तों T जो है यह चक्रीय चतुर्भुज का जो है अर्ध परिमाप है और PQRS इनकी भुजाओं की माप। तो ये थे ब्रह्मगुप्त के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दोस्तों आता है भास्कराचार्य। ठीक है, भास्कराचार्य प्रथम भी कह सकते हैं दोस्तों, यही है दोस्तों भास्कराचार्य। आर्यभट्ट के कार्यों को भास्कराचार्य ने आगे बढ़ाया। आर्यभट्ट जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे उसके कार्य को भास्कराचार्य ने आगे बढ़ाया। इनका जो जन्म है वह एक निषाद परिवार में हुआ था 600 ईस्वी के लमसम। कब हुआ था? 600 ईस्वी के आसपास हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचना है वह है महाभास्कर्य तथा लघु भास्कर्य। इन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे और ये काफ़ी दोस्तों विख्यात हुए, महाभास्कर्य तथा लघु भास्कर्य। इन्होंने ही दोस्तों सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना प्रारंभ किया। कौन सी पद्धति? हिंदू दार्शनिक पद्धति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों है भास्कर। जो इसकी रचना है उसमें 8 अध्याय और 7वें अध्याय में इन्होंने sin x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का सूत्र दिया। यह है दोस्तों sin x, इसका जो हम लोग निकालते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यही इस सूत्र जो है भास्कर नहीं दिया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का सूत्र sin x का, और वह किस में है दोस्तों? महाभास्कर्य में है। इसकी जो रचना है भास्कर की रचना महाभास्कर्य उसी में है, या 7वें अध्याय में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो गणितज्ञ है वह है महावीर। यह है दोस्तों महावीराचार्य। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 9वीं शताब्दी के भारत का प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषविद थे। कौन? महावीर 9वीं शताब्दी के थे और ये गुलबर्ग के निवासी तथा जैन धर्म के अनुयायी थे। मतलब जैन धर्म को इन्होंने स्वीकार किया था। राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघवर्ष प्रथम के दरबार में यह रहते थे। राष्ट्रकूट वंश का जो राजा था अमोघवर्ष प्रथम, उसी के दरबार में रहते थे महावीर। सबसे विश्व में दोस्तों सबसे पहले क्रमचयों एवं संचयों को संख्या निकालने का जो समान सूत्र वह प्रस्तुत किया था। तो महावीर की जो प्रमुख रचना है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों, गणित सार संग्रह। इनकी प्रमुख रचना है गणित सार संग्रह। महावीर से दोस्तों और पॉइंट कुछ बनते हैं, देख लेते हैं। पावुलुरी मल्लन ने गणित सार संग्रह को तेलुगु में अनुवाद किया था। इनकी जो रचना है दोस्तों गणित सार संग्रह, उनको तेलुगु में रचना किया था पावुलुरी मल्लन ने। और ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग नहीं हो सकता, यह बात सर्वप्रथम दोस्तों महावीर ने बताया। ऋणात्मक जो संख्या होती है उसका वर्गमूल नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है समांतर श्रेणी के पदों के वर्ग वाली श्रेणी के n पदों का योग निकालना भी महावीर ने बताया। अंततः दोस्तों इसकी जो मृत्यु है वह 1875 ईस्वी में हो गई, महावीर की मृत्यु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों महावीर ने एक महत्वपूर्ण बातें थी गणित के बारे में, जैसे कि बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ। इस चराचर जगत में जो कुछ भी है वस्तु है। क्या है? वस्तु है। वह गणित के बिना नहीं है।
मतलब हुआ वह गणित के बिना नहीं है, मतलब हुआ इसका उसको गणित बिना नहीं समझा जा सकता है। मतलब हम जो भी कार्य करते हैं ऐसा समझिए एक तरह से हमारे आसपास क्या है, गणित ही है। हम हर एक कार्य के लिए गणित का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दोस्तों गणित को सभी विषय की रानी कहा जाता है। वो आगे हम बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम आर्यभट्ट द्वितीय के बारे में। आर्यभट्ट द्वितीय गणित और ज्योतिषी दोनों विषयों के अच्छे आचार्य थे। इनका जन्म दोस्तों 920 ईस्वी महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी जो रचना है वह है महासिद्धांत और महाआर्यभट्ट सिद्धांत, इनकी रचना है। इनकी मृत्यु दोस्तों 1000 ईस्वी की लमसम होगी। इनसे आपको यही 2 पॉइंट याद रखना है, महासिद्धांत और महाआर्यभट्ट सिद्धांत या आर्यभट्ट द्वितीय की प्रमुख रचना थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये दोस्तों श्रीधराचार्य का फोटो ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। श्रीधराचार्य का दोस्तों भारत का एक महान गणितज्ञ थे। इनका जीवन काल 870 ईस्वी से 930 ईस्वी के बीच रहा दोस्तों। इसका जो जन्म स्थान है वह है बंगाल माना जाता है और इनके पिताजी का नाम बलदेवाचार्य और माताजी का नाम अचोका था। और इनकी जो रचना है वह है गणित सार, जिसे हम त्रिशातिका कहते हैं, और जातक तिलक, ठीक है। ये 2 इनकी प्रमुख रचना है। इसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो हमको समझना है। द्विघात समीकरण के बारे में जो श्रीधराचार्य ने बताया, लगभग दोस्तों इन्होंने 750 ईस्वी के लगभग इन्होंने दोस्तों बचाई द्विघात समीकरण का सूत्र दिया इन्होंने। x = -b + -√b² - 4ac/2a इन्होंने बताया दोस्तों। और द्विघात समीकरण को लेकर ये काफ़ी विख्यात हुए श्रीधराचार्य। तो ये थे श्रीधराचार्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हम लोगों ने देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा होता है भास्कराचार्य, मतलब भास्कराचार्य द्वितीय। इसे भास्कराचार्य द्वितीय भी कह सकते हैं दोस्तों। यही है दोस्तों भास्कराचार्य। तो चलिए अब भास्कराचार्य के बारे में जानते हैं। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का श्रेय दोस्तों हम सभी जानते हैं न्यूटन को दिया जाता है और हम लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन भास्कराचार्य ने दोस्तों इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में दोस्तों पहले ही बता दिया। इसका जो समय काल है दोस्तों 1114 ईस्वी से 1800, जो पीछे पढ़े हम लोग 1185 ईस्वी दोस्तों, इसका यही दोस्तों समय काल है 1114 ईस्वी से 1185 ईस्वी, ठीक है। भास्कराचार्य द्वितीय की जो प्रमुख बातें आपको ध्यान में रखनी है वह है सिद्धांत शिरोमणि। इनकी प्रमुख रचना है दोस्तों सिद्धांत शिरोमणि। और इन्हीं में दोस्तों इसी ग्रंथ में इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के बारे में उजागर किया है, लेकिन मान्यता नहीं मिल सकी दोस्तों। हम न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं। अगला हमारा गणितज्ञ आता है नारायण पंडित, ठीक है। चलिए नारायण पंडित के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ चंद्रकांता राजू इसे बनारस की निवासी मानते हैं। चंद्रकांता राजू एक गणितज्ञ है जो इसे बनारस की निवासी मानते हैं। इनका जन्म दोस्तों 1340 ईस्वी में हुआ। नारायण पंडित की दोस्तों बात करें तो भास्कर द्वितीय के बाद नारायण पंडित जी को संस्कृत में लिखे गए गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है, ठीक है। संस्कृत में जो इनका ग्रंथ लिखा गया हुआ भास्कर द्वितीय के बाद इसी का विख्यात हुआ। और इनकी दो रचना है, प्रमुख रचना है दोस्तों गणित कौमुदी और बीजगणित वातांश। गणित कौमुदी में दोस्तों इन्होंने अंक गणित संबंधी विषयों के बारे में चर्चा किया और बीजगणित वातांश में इन्होंने बीजगणित के बारे में चर्चा की। तो ये थे नारायण पंडित के बारे में कुछ बातें। और इनकी मृत्यु दोस्तों 1400 ईस्वी के लमसम हो गई। अगला हमारा आता है नीलकंठ सोमयाजी जी, ठीक है। नीलकंठ सोमयाजी जी भारत के महान गणितज्ञ थे जो केरल प्रदेश से था, ठीक है। केरल प्रदेश ध्यान रखिएगा। इनका जीवन काल 1444 ईस्वी से 1544 ईस्वी के बीच मानी जाती है। और इनकी जो रचना है तंत्र संग्रह और ज्योतिष विमर्श, ये दोनों रचना किसी भी दोस्तों गणितज्ञ की जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं वह है उनकी रचना, जिसे इसका है तंत्र संग्रह और ज्योतिष विमर्श। आप ये रचना को हो सके तो अलग में लिखकर एक बार ध्यान से याद कर लीजिएगा। हर एक जो भी 18 गणितज्ञ के बारे में मैं बताऊँगा
तो उसका रचना आपको ध्यान में अवश्य ही रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है दोस्तों संगम ग्राम का माधव। संगम ग्राम का माधव दोस्तों मध्यकाल के महान गणितज्ञों में से एक था दोस्तों। एक प्रसिद्ध केरल गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे ये संगम ग्राम के माधव। ये भी दोस्तों कहाँ के थे? केरल के थे। इनका जन्म कोचीन में हुआ था 1350 ईस्वी के लमसम। अगला पॉइंट है दोस्तों इसका जो रचना है वह है वेनवारो और चंद्रवाकिनी। ये दो इसकी रचना है, वेनवारो और चंद्रवाकिनी। माधव जी ने अनंत श्रेणियों जैसे कलन, कैलकुलस जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, त्रिकोणमिति, ज्यामिति और बीजगणित, इस सब पर काफ़ी मतलब कि काम किए, आगे बढ़ाए इसके बारे में। केरल स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, इसका दोस्तों संस्थापक माना जाता है संगम ग्राम के माधव का। ठीक है, अगला हमारा आता है श्रीनिवास रामानुजन। दोस्तों इसके बारे में तो हर कोई जानते हैं और शायद आप लोग भी जानते होंगे श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। तो चलिए इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आधुनिक भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को माना जाता है। आधुनिक भारत की बात की है दोस्तों। ठीक है, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था और इसकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 ईस्वी को भी थी। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस। इसकी जो जन्मदिन है दोस्तों 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को ही दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। इन्होंने दोस्तों खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित की लगभग 3884, ठीक है, 3884 प्रमेय संकलन किए। उनमें से दोस्तों अधिकांश प्रमेय दोस्तों सिद्ध हो चुके हैं। 1908 ईस्वी में दोस्तों इसके माता पिता ने इनकी विवाह दोस्तों याद रखिएगा जानकी नामक कन्या से कर दी थी। कब? 1908 ईस्वी में। और इनका जो दोस्तों प्रमुख रचना है वह है संख्या सिद्धांत और आगमन विधि का प्रयोग। संख्या सिद्धांत और आगमन विधि का प्रयोग, ये दोस्तों इनकी प्रमुख रचना है। और इसकी मृत्यु के बारे में तो जान ही गए 26 अप्रैल को भी दोस्तों, 26 अप्रैल 1920 को। ठीक है, प्रातः में ये अचेत हो गए और दोपहर होते होते इन्होंने प्राण त्याग दिए। और जिस समय दोस्तों इसकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1920 को, उस समय दोस्तों रामानुजन जी की उम्र मात्र 33 वर्ष थी। इतने महान गणितज्ञ की मृत्यु दोस्तों इतनी कम समय हो गई। अगर सोचिए और ज़्यादा जिंदे होती तो कितने प्रमेय और भी खोज कर चुके होते, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती। तो ये थी रामानुजन जी के बारे में कुछ बातें। अगला दोस्तों हमारा गणितज्ञ आता है गणेश प्रसाद। ठीक है, यही है दोस्तों गणेश प्रसाद, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका जन्म 15 नवंबर 1876 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक बलिया जगह है, वहीं पर हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने ESC की उपाधि प्राप्त की और 1918 में बनारस मैथमेटिकल सोसाइटी की भी स्थापना की गणेश प्रसाद ने। इन्होंने अपने जीवन काल में 52 शोध पत्र और 11 पुस्तकें लिखी। कितने? 52 शोध पत्र और 11 पुस्तकें लिखी। इनकी जो दोस्तों एक शोध पत्र है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर एंड एनालिटिक थ्योरी ऑफ हीट, इस शोध पत्र के कारण यह काफ़ी विख्यात हुई दोस्तों गणेश प्रसाद। और इसकी जो मृत्यु है दोस्तों 9 मार्च 1935 को भी होगी, जब ये दोस्तों आगरा के विश्वविद्यालय के एक बैठक में भाग ले रहे थे, तो मस्तिष्क संबंधी रक्तस्राव के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो ये भी काफ़ी दुखदायी दोस्तों हुई मृत्यु, मस्तिष्क संबंधी रोग के कारण हो गई गणेश प्रसाद की मृत्यु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गणितज्ञ है दोस्तों PC महालनोबिस। यही है दोस्तों PC महालनोबिस। तो चलिए PC महालनोबिस के बारे में जानते हैं। PC महालनोबिस का दोस्तों पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो कि वैज्ञानिक एवं संख्याविद थे। इनका जन्म दोस्तों 29 जून 1893 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वह PC महालनोबिस ने तैयार किया था।
पंचवर्षीय योजना हम सभी जानते हैं दोस्तों, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली दोस्तों, जो 1951 में शुरू हुई थी और 2017 तक चली थी। ठीक है, ये 12 पंचवर्षीय योजना चली। और पंचवर्षीय योजना दोस्तों जो है ना, यह देश को आर्थिक विकास तथा उन्नति के लिए यह योजना 5 वर्ष के लिए बनाई गई, जिसे दोस्तों हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि आपको ध्यान में रखना है वह है 1956 से, ठीक है, 1956 से 1961 दोस्तों, ये द्वितीय पंचवर्षीय को 1961 इसका जो है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि है। और उसी का मॉडल तैयार किया था इसी पीसी महालनोबिस ने। जिस तरह दोस्तों पहला पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो तैयार किया था वह था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। जो विख्यात हुए थे महालनोबिस दूरी के कारण। ठीक है, यह दूरी जो है ना उनके द्वारा सुझाई गई एक सांख्यिकीय माप है, सांख्यिकीय माप है। कौन दूरी? महालनोबिस दूरी। और अगला पॉइंट है कोलकाता भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना। वह पीसी चंद्र मतलब प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने क्या दोस्तों, कोलकाता में क्या है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना। ये थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में कुछ बातें। चलिए और देखते हैं। अगला था दोस्तों फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, मतलब भारतीय सांख्यिकी के जनक बोला जाता है दोस्तों प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। और इसकी जन्मदिन पर 29 जून को हम दोस्तों मनाते हैं भारतीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून को क्या मनाते हैं? भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा गणितज्ञ जो आता है वह है वशिष्ठ नारायण सिंह। दोस्तों ये बिहार के थे गणितज्ञ, वशिष्ठ नारायण सिंह यही है दोस्तों। और इसका दोस्तों हाल ही में 2019 में मृत्यु हो गई। तो चलिए वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में जानते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म दोस्तों 2 अप्रैल 1924 को बिहार के भोजपुर जिला के बसंतपुर ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बसंतपुर ग्राम में हुआ था। बचपन से ही दोस्तों काफ़ी मतलब कि प्रतिभाशाली मतलब विलक्षण थे। और सन 1972 में दोस्तों इन्होंने सन 1972 में नेत्रहाट विद्यालय से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। गणित से दोस्तों काफ़ी लगाव था बचपन से ही दोस्तों। आगे चलकर गणित के विषय में दोस्तों काफ़ी कार्य किए और यहाँ तक कि इतने बड़े गणितज्ञ बने दोस्तों कि जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन की जो सापेक्षता सिद्धांत था उसको भी चुनौती दे दिया। ये दोस्तों बिहार के लाल वशिष्ठ नारायण सिंह ने। ठीक है, इसकी जो अगला पॉइंट इसके बारे में ध्यान में रखना है, द पीस ऑफ स्पेस थ्योरी। इन्होंने से कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से PhD किया। उस थ्योरी का नाम था दोस्तों द पीस ऑफ स्पेस थ्योरी। और एक बहुत ही दुखद बात आप लोगों को याद में रखना है इसके बारे में, यह जो था सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से पीड़ित था वशिष्ठ नारायण सिंह। सिजोफ्रेनिया यह एक मस्तिष्क रोग होता है दोस्तों, इसी से पीड़ित था। वशिष्ठ नारायण जी को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा दोस्तों है 3 तरह के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया वशिष्ठ नारायण सिंह को। और इसकी जो मृत्यु है वह 14 नवंबर 2019 को पटना के PMCH में हो गई दोस्तों। ये काफ़ी दुखद बात है कि हाल ही में 2019 में भी 14 नवंबर 2019 को। तो ये थे वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में कुछ बातें जो हम लोगों ने जाने। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट और आखिरी हमारा जो भारतीय गणितज्ञ है वो है शकुंतला देवी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। शकुंतला देवी को दोस्तों मानव कंप्यूटर के रूप में ही जाना जाता है। इनकी कैलकुलेटिंग करने की इतनी स्पीड थी कि 1982 में इसका जो रिकॉर्ड है वह गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया 1982 में। इसका जन्म दोस्तों 14 नवंबर 1929 को बेंगलुरु में हुआ था। और इसकी जो मृत्यु है 21 अप्रैल 2013 को हो गई। इनकी जो पति का नाम था वह था पारितोष बनर्जी, जो एक IAS अधिकारी थे कोलकाता के। और इसकी एक पुत्री थी दोस्तों अनुपमा बनर्जी। तो ये थे शकुंतला देवी के कुछ बारे में कुछ बातें जो आप लोग को ध्यान में रखना है। इसे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वह है मानव कंप्यूटर। शकुंतला देवी को क्या कहा जाता था? मानव कंप्यूटर के रूप में जानते थे। तो ये हमारा आखिरी था दोस्तों शकुंतला देवी भारतीय गणितज्ञ की लिस्ट में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
इसी तरह के तेज जी के अपडेट पाने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।